नमस्कार। मैं सुरेश यादव आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आज श्री उदय प्रकाश की एक कहानी लेकर उपस्थित हुआ हूं जिसका नाम है राम सजीवन की प्रेम कथा। जहां कई वर्ष पहले गांव था, जहां बैलों के तेल चुपड़े भोले काले सींग थे। दोपहर जंगल में पत्तों की गहरी हरी गंध थी और कच्चे आम के ताजा कटे फांक के साथ नमक मिर्च का स्वाद था। धान के महकते हरे खेत थे जहां अंधी बुढ़िया महाराजिन थी जिसकी बारी से लड़के खीरा और भुट्टा चुरा लाते थे। राम सजीवन का बचपन वहीं पीछे कहीं छूट गया था, 15 साल पीछे। उनका बचपन सनई के उन खेतों में कहीं रह गया था जहां वे स्कूल न जाकर छिप जाते थे और दूसरे लड़कों के साथ गदा छाप बीड़ी के सुट्टे खींचते थे। ब्राह्मण परिवार था, मझला किसान वर्ग। एक ऐसा किसान वर्ग जिसकी गांव में नाक नीची नहीं रहती, जो गाहे बगाहे बड़े किसान या जमींदार को भी छोटा मोटा कर्ज दे सकता है या पेशी कचहरी में 1000-2000 खर्च कर सकता है। हलवाओं भूमिहीनों को तो गल्ला अनाज, वो बीज बिजहरा या खवाई नातवानी के लिए 1.25 या 1.5 बाड़ी की दर पर दे ही सकता है। एक ऐसा किसान परिवार जहां गांव के जमींदार के घर आया हुआ पटवारी लौटते हुए एक बार झांक कर चाय पान ले जाता है, थोड़ी बहुत हंसी ठिठोली भी कर जाता है। राम सजीवन पास के कस्बे के हाई स्कूल और पास के शहर के शासकीय महाविद्यालय को प्रथम श्रेणी से लांघते हुए अब दिल्ली के उस विश्वविद्यालय तक आ पहुंचे थे जो देश का माना हुआ ही नहीं, कहा जाता था कि अफ्रीका, दक्षिणी एशिया तो क्या, पूरी तीसरी दुनिया का सबसे भव्य विश्वविद्यालय था। इस विश्वविद्यालय में प्रधानमंत्री की बहू, रक्षा मंत्री की नातिन, किर्लोस्कर जी की बेटी, बाटा जी का बेटा और देश के सबसे बड़े साहित्यकार का सबसे छोटा साला पढ़ता था। यहां ज्यादातर लड़के लड़कियों की सभ्यता और मिजाज का अपना ही ढंग था। वे बड़े कोमल, पारदर्शी और खास लगते। हंसते तो इतना उजाला फैलता कि गांव की हंसी तंबाकू और कत्थे में लिथड़ी किसी विभत्स रुदन की तरह दिखाई देती। और लड़कियों का तो कहना है क्या, उनका अलग ही तापमान और अलग ही रोशनी थी। वे ज्यादातर जीन्स और खुली बाहों वाली होती। उन्हें बहुत साफ सफेद आटे को गूंथ कर उसमें थोड़ा महावर मिलाकर बनाया गया था। खुली बाहें, बारीक आवाजें, घंटियों जैसी हंसी का ऐसा विराट उत्सव राम सजीवन को अपने जीवन के प्रति एक बार नए सिरे से दार्शनिक हो जाने की प्रेरणा देता था। वे चाहे बस में हो या अकेले अपने कमरे में सांस भी लेते तो उसके साथ उड़ू या इंटीमेट की महक उनके रक्त तक पहुंचती। इस खुशबू में कॉन्वेंट के पसीने की बहुत अपरिचित लेकिन उत्तेजित गंध घुली होती। लेकिन राम सजीवन के भीतर एक गहरी चीड़ और गुस्से ने भी जगह बनाना शुरू कर दिया। इस विराट लगदग शहर में जहां इतनी बड़ी दुकानों, कोठियों, कारों की चमाचम धूप थी, उन्हें अपने गांव का बड़े से बड़ा किसान भी कुली कबाड़ी दिखाई देता। अपने टेरिकॉट के कपड़े उन्हें मैले, सस्ते और पिछड़े हुए लगते। अपने चेहरे में गाल की हड्डियों का नुकीला उभार, मोटे होंठ, धूप और धूल को झेलकर जिंदा और चौकन्नी बन गई आंखें, तिल और सरसों के तेल को पीकर मोटे और काले हो गए बाल, सब उन्हें गंवारू लगते। वे काले तो नहीं थे, फिर भी उन्हें लगता था कि उनके गेहुए रंग से गांव का मटैलापन कभी छूट नहीं सकता। दिल्ली एक ऐसा महानगर था जहां रुपयों की नदी कहावत के बाहर बहती थी। दूसरा कोई इतना बड़ा शहर राम सजीवन ने देखा भी नहीं था। और एक बार जब वे बिल्कुल नए थे, एक लड़के से उन्होंने उसके जूते की कीमत पूछी। 268 रुपए सुनकर वो जूता उन्हें 1 क्विंटल गेहूं के बोरे में बदलता दिखने लगा। फिर तो उनके देखने का एक गोपनीय तरीका ही हो गया। अर्थशास्त्र के माल मुद्रा माल वाले नियम के अनुसार वे चीजों को किसी भी अनाज के समान मूल्य की मात्रा में बदल देते। उन्हें बहुत मजा आता।
इस आदमी ने कुल मिलाकर 3 क्विंटल धान पहन रखा है। इस लड़की ने 50 किलोग्राम अलसी अपने कलाई में लपेट रखी है। मकान का किराया 3.5 क्विंटल गेहूं हर महीने, बिजली पानी अलग, और वो देखो साला हीरो 20 एकड़ की कुल पैदावार पर चढ़ा हार्न बजाता भागा जा रहा है। लेकिन ये सब कुछ एक रोचक मनोरंजक खेल ही नहीं था, ये बहुत ही गंभीर और पीड़ादायक था। गांव का मजला किसान वर्ग शहर के निचले मजले वर्ग से भी नीची कोटि का साबित हो रहा था। किसी दफ्तर का छोटा मोटा बाबू भी जीवन स्तर और सभ्यता के लिहाज से ज्यादा कुलीन और चमकदार दिखाई देता। लेकिन राम सजीवन के दिमाग में सामाजिक समानता के लिए एक उत्कट आकांक्षा जागने लगी। यह सब कुछ अन्यायपूर्ण है, गलत है। इस देश की 70% जनता को जिंदा रहने के लिए जितने कैलोरी शक्ति की जरूरत है उतना भी अन्न नहीं मिल पाता, और दूसरा 3.5 क्विंटल गेहूं की शराब एक बैठक में पी जाता है। राम सजीवन को पुरानी दिल्ली के जामा मस्जिद वाले इलाके के फुटपाथों पर पुलिया के नीचे अपने गांव के लोग दिखाई देते, उतने ही गरीब, उतने ही मैले, उतने ही भूखे। क्रांति की जरूरत है, बाबू राम सजीवन ने सोचा। ये उन्हीं दिनों की बात है जब बंगाल के उत्तरी पूर्वी इलाके, दक्षिण में आंध्र प्रदेश और बिहार उत्तर प्रदेश के भोजपुर इलाकों में भूमिहीन और छोटे किसान मिलकर आंदोलन छेड़ चुके थे। उन्हें मुठभेड़ों में मारा जा रहा था, जेलों में भरा जा रहा था, सरेआम उनकी आंखें फोड़ी जा रही थी और अखबारों के पन्नों में ऐसी खबरें भरी रहती थी। राम सजीवन को लगा कि उनके मन में बचपन से ही गरीबों और असहायों के लिए गहरी करुणा रही है। उन्हें ऐसी कई घटनाएं याद आई जब वे अपने घर से मक्का और चावल चुराकर कोलों के घर दे आया करते थे, जहां कई दिनों से चूल्हा नहीं जला होता था। अपने पुराने कपड़े तो वे गांव के लड़कों को दे ही देते थे। मेधा और प्रतिभा राम सजीवन में तेज थी। उन्होंने समाज को जानने समझने के लिए तरह तरह की किताबें पढ़नी शुरू की। पूंजी पढ़ डाली, एंटी ड्यूरिंग, 18th ब्रूमेर ऑफ लुई बोनापार्ट, होली फैमिली से लेकर लेनिन और माओ के विचारों का अध्ययन किया, और धीरे धीरे समाज का एक खूब साफ नक्शा उनके दिमाग में बनने लगा। गांव छोड़े 10 साल हो रहे थे। फेलोशिप मिलती थी, इसलिए वहां जाने की कभी जरूरत हुई नहीं, और धीरे धीरे गांव के लोगों के ठोस और मटैले चेहरे उनके दिमाग में धुंधले और अमूर्त होने लगे। खेत गायब हुए, चीजों को गले में बदलकर देखने का पुराना किसानी ढर्रा बिसर गया। हलवाओं के पसीने की जानी पहचानी गंध बकरियों की बू के साथ पता नहीं कहां उड़ गई। अब उनके दिमाग में समाज की वर्गीय बनावट तो साफ थी, लेकिन लोगों के चेहरे गायब हो चुके थे। विश्वविद्यालय का हॉस्टल था जिसमें सजीवन रहते थे। जीन्स पहनते थे, उसके ऊपर कुर्ता और दाढ़ी, चश्मा लगाने लगे थे। संगठन में सक्रिय थे और संगठन के कार्यकर्ता उन्हें बहुत बड़ा चिंतक और लेखक मानते थे। राम सजीवन तीसरी दुनिया के सबसे आधुनिक विश्वविद्यालय में रहते हुए अवध के किसान आंदोलन पर डिलीट कर रहे थे। राम सजीवन का कमरा भी देखने लायक था। उसमें कभी झाड़ू नहीं लगती थी। गर्द और मकड़ी के जालों के बीच कुछ किताबें और अखबार बिखरे रहते। रजाई पुरानी थी और जब वे सोते तो उसकी रुई उनकी दाढ़ी और बालों में उलझ जाती। वे 12 बजे सोकर उठते, कमरे में ही ज्यादातर रहते और समाज के बारे में लेख आदि लिखा करते। फेलोशिप इस बीच मियाद पूरी हो जाने के कारण बंद हो गई थी, इसलिए आर्थिक अड़ंगा पैदा हो रहा था। जितनी ही आर्थिक दिक्कत आती, राम सजीवन खुद को जनता के और निकट पाते। उनके लेखों में असमानता के खिलाफ आग और तेज उठती। वे हॉस्टल के कमरे में रहते हुए जनता से जुड़ने, अनुभवों और विश्व दृष्टि के स्तर पर सर्वहारा वर्ग में स्वयं को विलीन करने के लिए वर्गजुत होने की जरूरत के बारे में लिखा। लेकिन वे परिश्रम नहीं करते थे।
परिश्रम करने वालों के बारे में लिखते जरूर थे। महीनों तक कपड़े नहीं धोते थे, नहाते भी नहीं थे। दाढ़ी में तो खैर सर्वहारा का अधिनायकवाद लागू हो ही चुका था। उन्हें देखकर यह लगता जरूर था कि वे वर्गच्युत हो चुके हैं। और तभी उस तीसरी दुनिया के सबसे बड़े विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने छात्रों की मांग को ध्यान में रखते हुए दूसरे विश्वविद्यालयों के सामने एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया। सह शिक्षा के साथ साथ सहवास या सह आवास का उदाहरण। जिस छात्रावास में राम सजीवन रहते थे, उस छात्रावास का आधा उत्तरी हिस्सा छात्राओं के रहने के लिए कर दिया गया। छात्रावास अंग्रेजी के एच के आकार का बना था। दक्षिण तरफ की डंडी में लड़कों की तिमंजिली इमारत थी, जिसकी हर मंजिल पर 100 कमरे थे। उत्तर वाली डंडी के कमरों में लड़कियां रहती थी और दोनों को जोड़ने वाले बीच के डंडे में मेस था, जहां लड़के लड़कियां ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर लेते थे। इस तरह बैलगाड़ियों और 80% भुक्खड़ों के देश में वो विश्वविद्यालय ससेक्स की किसी शिक्षा संस्था की तरह सहशिक्षा, सहवास और सहभोज के हवाई मार्ग पर उड़ पड़ा। विश्वविद्यालय के ज्यादातर लड़के लड़कियां हेलो हाय संप्रदाय से आते थे, यानी ऐसे उच्च वर्गों से जहां कॉन्वेंट की पृष्ठभूमि के अलावा नाच गाना और हंसना रोना भी उसी तरह का होता है। उन्होंने बड़ी मेहनत, साधना और लगन से अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया, लेकिन वे समझते तो खूब थे। बोलने में उनका खास बिहारी लहजा आड़े आ जाता था। ए वेरी गुड इवनिंग जैसे वाक्य तो वे बचा ले जाते थे, लेकिन बचपन से वी की जगह भी की रटाई उनकी जिह्वा के संस्कारों के अंतरतम तक बैठ चुकी थी। उन्हें देखकर कभी कभी लगता कि संस्कार कुछ विशिष्ट संदर्भों में चेतना से ज्यादा शरीर को पकड़ते हैं। उनकी चेतना स्लाइस की होती, लेकिन जीभ कढ़ी की मांग करती। एच की दक्षिणी डंडी की सबसे ऊपरी मंजिल के कमरा नंबर 308 की बालकनी में राम सजीवन खड़े थे। एच की उत्तरी डंडी की सबसे ऊपरी मंजिल के कमरा नंबर 316 की बालकनी में वो लड़की निकल आई थी जो उधर रहती थी। दोनों बालकनियां आमने सामने थी। राम सजीवन ने आखिर उधर देखा। वो लड़की उन्हीं की ओर देख रही थी। आंखें बड़े ऐन्द्रिक ढंग से लगभग एक दूसरे का शरीर सहलाते हुए मिली और इस इंद्रिय बोध से निकलती ऊष्मा से राम सजीवन को सात्विक कंप हो गया। ललाट और नासिकाग्र पर श्वेत कण झिलमिला उठे। ये रीतिकालीन काव्य शास्त्रीय श्रृंगार लक्षण थे। अब मूर्छा की बारी थी जिससे राम सजीवन बचे। उन्होंने अपने आप को उदासीन, गंभीर और कुछ कुछ लापरवाह जैसा बनाया। लड़की थोड़ी देर तक बालकनी में रहने के बाद अंदर चली गई। इस बीच राम सजीवन अपनी बालकनी से हटे तो नहीं, लेकिन उन्होंने दोबारा उस लड़की की दिशा में देखा नहीं। हां, उसकी मौजूदगी को वे कभी अपनी पीठ पर और कभी अपनी कनपटी पर महसूस करते रहे। वो लड़की उन्हें एक उजली हरी परछाई की तरह लग रही थी, जो अचानक बहुत आत्मीय, घरेलू और घनिष्ठ हो उठी। दोपहर मेस में खाना खाते वक्त उन्होंने चारों तरफ सतर्क और उत्सुक नजरें दौड़ाई, लेकिन कहीं कुछ नहीं। बहुत सी लड़कियां खा रही थी, लेकिन मामला जादुई बन गया था। एक नजर में सारी लड़कियां उन्हें बालकनी की लड़की लगने लगती और दूसरे ही पल हर लड़की कोई और साबित हो जाती। खाना खाते हुए वे ये खेल विभोर होकर खेलते रहे। राम सजीवन अपने कमरे में ही थे जब उनके मन में एक संगीतपूर्ण मीठे संदेह ने आंखें खोली। वो लड़की अपनी बालकनी में थी और निश्चित ही राम सजीवन की बालकनी की ओर देख रही थी। वे अपने कमरे में अंधेरा करके खिड़की से उसी समूची रागात्मकता के साथ देख रहे थे। रंग खूब गोरा, आटे और महावर वाला भी नहीं, मक्खन और गुलाब वाला।
बहुत हल्का सफेद बनियान जैसा टॉप, खुली बाहें, नीचे तक खुला हुआ गला, जांघों पर फेड हुई जींस की विदेशी नीली पैंट। उम्र 20 के इधर या उधर। उन्हें लगा जैसे अजंता के किसी यक्षिणी को आधुनिक कपड़े पहना दिए गए हों। इस लड़की के गले में आवाज कैसी होगी और हिंदी कितनी बदलकर उर्दू में डूबकर निकलेगी। वे बालकनी में निकले। लड़की गजब हिम्मत और बेफिक्री से उनकी ओर ताक रही थी। उन्होंने सोचा, संस्कारों का फर्क है। मोहल्ले गांव की होती तो आंख न उठाती या नीचे वाला पार्क देखने लगती। अचानक आंखें मिली। ये एक लड़की की आंख थी। बहुत कुछ समझा दिया था उस दृष्टि ने। कितने कितने अर्थ उसमें थे। ये परिचय था पहला। बाबू राम सजीवन को बचपन में देखी गई रामलीला का जनक वाटिका प्रसंग याद हो आया। फिर जयशंकर प्रसाद मैथिली शरण गुप्त से होते हुए वे शमशेर तक पहुंचे। हां, तुम मुझसे प्यार करो, जैसे हवाएं मेरे सीने से करती हैं, जिनको वो गहराई तक दबा नहीं पाती, जैसे मछलियां लहरों से करती हैं। तुम मुझसे प्यार करो जैसे मैं तुमसे करता हूं। आईनो रोशनाई में घुल जाओ और आसमान में मुझे लिखो और मुझे पढ़ो। आईनो मुस्कुराओ और मुझे मार डालो। आईनो मैं तुम्हारी जिंदगी हूं। लड़की जा चुकी थी और अब वे नेरुदा में खोए हुए थे। टुडे आई कैन राइट सैडेस्ट लाइन्स। सुबह उन्होंने हॉस्टल के उत्तरी गेट के चौकीदार कुमाऊनी धीरज सिंह नेगी से पूछा कि क्या वो कमरा नंबर 316 में रहने वाली लड़की के बारे में कुछ जानता है। तो नेगी ने कहा, उसको कौन नहीं जानता, वो तो लंदन से आई हुई ठहरी है। पिता के नियम में बहुत बड़ी फैक्ट्री चलाने वाले हुए कहा। यहाँ आने से पहले बेबी लंदन में 7 साल पढ़ के आने वाली हुई। बड़ा मीठा स्वभाव पाया उसने कहा। सीपीएस में रिसर्च करने वाली हुई। राम सजीवन ने सोचा, ये तो कसप नामक उपन्यास से निकला आदमी मालूम होता है। फिर उन्होंने डरते डरते उससे पूछा, नाम क्या है उसका। तो नेगी ने कहा, पंडित जी, तुम्हारा इरादा तो नेक दिखे मुझे। नाम हुआ उसका अनीता चौनीवाला। गुजरात की हुई पर गुजराती ना जानने वाली ठहरी। हिंदी बोलने में भी जगह जगह रुकने वाली हुई। इस चौकीदार धीरज ने उनकी तरफ देखकर बीड़ी का गहरा सुट्टा खींचकर धुआं निकालते हुए हंसने लगा। खांसी और हंसी के बीच उसने बाईं आंख दबाई और कहा, लेकिन असली फटाका हुआ ठाड़ा। राम सजीवन ने सोचा, लुम्पेन है ये। कामगार वर्गों के ऐसे लोगों में वर्ग चेतना पैदा करने के लिए अभी बहुत गहरी शिक्षा की जरूरत है। भारत की कम्युनिस्ट पार्टियां यही काम नहीं कर रही हैं। इसीलिए तो मजदूरों, किसानों और छोटे कर्मचारियों के बीच उनका जनाधार नहीं है। अब इस चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी चौकीदार को ही देखो।
इसका एक घोर स्त्री विरोधी रुख सामंती और पूंजीवादी समाज की पतित मूल व्यवस्था की देन है। राम सजीवन गुस्से में वहां से चले गए, इस पेचीदा मुद्दे पर सोचते हुए कि ऐसे लोगों को उनके आर्थिक सामाजिक वर्गों के आधार पर परिभाषित किया जाए या उनकी मूल्य चेतना, संस्कार, विचार और व्यवहार के आधार पर। अनीता चांदीवाला, इस नाम में एक संगीत है। अनीता, अन्नी, अनु, अनु। इस नाम के कई रूप हो सकते हैं और चांदी वाला सरनेम इस स्वप्न जैसे नाम को लौकिकता और भौतिकता प्रदान करता है। राम सजीवन के दिन का ज्यादातर समय सामने की बालकनी को देखने और इस नाम को अकेले में बोलकर उसे भीतर तक महसूस करने में गुजरता है। वे कमरे में रजाई ओढ़कर लेटे लेटे धीरे से बोलते, जैसे सामने बैठे किसी को संबोधित कर रहे हो। अन्नी, तुलसी कैसी लगी? फिर वे मौन होकर जेम्स जॉयस के बारे में उसका जवाब सुनते। जवाब हिंदी में भी होता और मुश्किल से बनाई गई अंग्रेजी में भी। एक दिन उन्होंने कमरे में रजाई के भीतर ही उससे हीट एंड डस्ट और ज्वेल इन द क्राउन फिल्मों के बारे में पूछा। अनीता चांदीवाला ने अंग्रेजों के ब्रिटिश राज नॉस्टैल्जिया के बारे में विस्तार से बताया। उसने बताया कि किस तरह इंग्लैंड के लोग अपने साम्राज्यवादी अतीत से बेतहाशा प्यार करते हैं, अंगूठे के बराबर सिकुड़ जाने के बावजूद अपने देश को ग्रेट ब्रिटेन बोलते हैं, और भारत के इतिहास को कैसे अपने मन माफिक बदलते तोड़ते हैं। फिर उसने कहा, For example, the latest film, it's in a process of production, transfer of power, puts that the very concept of Dominican states for Indian republics was not demanded by nationalists, Nehrus, Patels, etc., etc., but it was a suggestion by the last viceroy, Mountbatten. इस लड़के के विचारों में जागरूकता भी है और अपने इतिहास को देखने का एक सही दृष्टिकोण भी। बस अगर इसे समाज के मौजूदा हालात के बारे में वैज्ञानिक तरीके से समझा दिया जाए और जनता से जोड़ दिया जाए तो संगठन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। राम सजीवन अपनी पलंग पर रजाई छोड़कर बैठ गए और बोले, Absolutely correct. What they have in you see? They have turned our Netaji Subhash Chandra Bose into a funny political joker. वाट को बहुत बोले जाने पर उन्हें गहरी ग्लानि हुई। उन्होंने पक्का इरादा किया कि अपनी अंग्रेजी पर टाट पट्टी स्कूल की परछाई तक पढ़ने नहीं देंगे आइंदा। अनीता चांदीवाला अब भी अपनी बालकनी में निकलती, कभी कभी नहाकर अपने बाल सुखाने वो वहीं खुली हवा में खड़ी हो जाती। खुली बाहें, बेफिक्री में उठी हुई भुजाएं, शैम्पू किए हुए सूखते और अलग अलग उठते बाल। अपने कमरे में खिड़की से उसे चुपचाप देखते और उनकी अत्यंत आत्मीय फुसफुस वार्ता शुरू हो जाती। एक दिन बड़ी हिम्मत और लंबी प्रतीक्षा के बाद उन्होंने अंतिम निर्णय लेकर कहा, अनु, आई लव यू। पूरा कमरा देर तक इस वाक्य के संगीत में बजता रहा। मॉडर्निया और इंटीमेट की महक उनके रक्त तक पहुंचती रही। बचपन की बड़ी सघन और तेज किलकारी ने उनके हृदय में जन्म लिया और वो उनके गले से निकलते निकलते रुकी और उसने उनके पूरे शरीर को किसी कमजोर पेड़ की तरह झकझोर दिया था। वो कांप रहे थे, उनके शरीर का तापमान बढ़ गया था और इस छोटे से वाक्य को बोलने में ही उन्हें अपने शरीर की बहुत सारी ऊर्जा, लहू और सांस दांव पर लगाना पड़ा था। लेकिन एक बार इसे बोल जाने के बाद वे काफी मुक्त और हल्का महसूस कर रहे थे। वे बेतहाशा खुश थे
और हेमंत कुमार का गीत गाने लगे। जब जाग उठे अरमान तो कैसे नींद आए, हो घर में हंसी मेहमान तो कैसे नींद आए, नींद आए। खुशी उन्हें दोहरी थी, इसलिए कि उन्होंने इस निर्णायक चिर प्रतीक्षित वाक्य में लव को लव बोल डाला था। अनायास बिना किसी कोशिश के ये एक और कमाल था। देहाती निम्न मध्यम वर्गीय पिछड़ी हीन भावना को उन्होंने एक जोरदार पटखनी दे दी थी और वो उनके कमरे के फर्श पर चारों खाने चित पड़ी करा रही थी। एक बार राम सजीवन ने अनुभव किया कि वो लड़की देर से अपनी बालकनी में है और वो उनकी प्रतीक्षा में है। वहां से हट ही नहीं रही थी, उदास थी और शाम की ढलती धूप को देख रही थी। वे अपने कमरे से निकलकर बालकनी में आ गए। लड़की वहीं रही, जैसे उसने पूरी आत्मीयता और मौन कृतज्ञता के साथ उनकी उपस्थिति को स्वीकार कर लिया हो। अपनी बालकनी के लोहे की गुनगुनी रेलिंग पर कुहनियां टेकी और झुककर टिक गए। लड़की फिर भी वहीं रही। संबंध प्रगाढ़ होता चला गया। हवा में एक बहुत समझदार आत्मीयता और स्वीकृति थी। कहने की और कोई जरूरत ही नहीं थी। ये वही क्षण था जहां भाषा व्यर्थ होती है। मौन मधु हो जाए, ये वाक्य उनके दिमाग में तैरा। फिर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की पंक्ति उभरने लगी, मौन ही भाषा है। राम सजीवन ने खुद को कोसा कि कैसे कैसे प्रतिक्रियावादी कवियों की रचनाएं उनके दिमाग में आ रही हैं, लेकिन बड़ी कोशिशों के बाद भी बाबा नागार्जुन या आलोक धनवा की कोई कविता याद नहीं आ रही थी। उन्हें क्रांतिकारी प्रेम कविताओं के लिए या तो विदेशी क्रांतिकारी कवियों या देशी प्रतिक्रियावादी कवियों का मोहताज होना पड़ रहा था। उन्होंने याद किया कि स्लीपिंग प्रिंसेस के बारे में लेलिन का कहना क्या था। प्रेम और स्वप्न को लेलिन ने भी क्रांतिकारियों के लिए जरूरी माना था और उन्होंने इसी वक्त निर्णय लिया कि वे क्रांतिकारी प्रेम कविताएं लिखेंगे। हिंदी में इसकी कमी पूरी होनी ही चाहिए। आखिर नेरुदा, नाजिम, लोरका, माइकोवस्की वगैरह भी तो क्रांतिकारी थे, जिन्होंने इतनी अच्छी प्रेम कविताएं लिखी। हमारी हिंदी में यह काम धर्मवीर भारतीयों, नवगीतकारों और निर्जवाद के खाते में डाल दिया गया है। बंगला के जीवनानंद दास जैसे कवि तो दुर्लभ ही हैं हिंदी में। सिर्फ संगठन ही नहीं, संगठन के बाहर के परिचित लड़के भी जान चुके थे कि आजकल राम सजीवन को प्रेम हो गया है। उन्होंने स्वयं ये बात सबको बताई थी। वो बड़े सरल, सीधे और भावुक थे। जो उनके खास मित्र थे, उनके पास अक्सर वे रात में पहुंच जाते और इस प्रेम की विभिन्न विकास अवस्थाओं के बारे में बतलाते। एक बार उन्होंने अपने मित्र नवीन ढूंढियाल को बतलाया था, वो लड़की चाहती है कि मैं कुछ बोलूं, उसे कुछ कहूं। कल शाम हम लोग आधा घंटा तक आमने सामने की बालकनी में चुपचाप खड़े रहे। तुम लोग इसे नहीं समझ सकते। यह कल अनोखी किस्म का प्रेम है। देखो, अभी तक हमने एक वाक्य नहीं बोला, एक दूसरे से बात नहीं की, लेकिन हम लोग उस स्टेज तक पहुंच चुके हैं जहां तक अमूमन साधारण और चालू संवेदनशीलता के लोग महीनों साथ साथ रहकर घूम फिर कर पहुंचते हैं। वो वहां खड़ी रहती है चुपचाप, मैं यहां खड़ा रहता हूं खामोश। हम दोनों एक दूसरे की मौजूदगी को फील करते हैं।
एक बार उन्होंने अपने दूसरे दोस्त शिरीष मिश्र को बतलाया, आजकल मैं एक विशेष परिवर्तन महसूस करता हूं। लगता है अनीता इस संवादहीनता से उब रही है। फिर उसकी उम्र भी तो मेरे मुकाबले कम से कम 5-6 साल कम है। अब इतनी परिपक्वता कहां से आ सकती है इतनी जल्दी? बहुत दिन हो भी गए इस तरह, एक तरह की मोनोटोनी, एक तरह का दोहराव, और एक रास्ता पैदा हो गया है हमारे संबंधों के बीच। आखिर है तो लड़की। इस सेकंड सेक्स का पूरा मनोविज्ञान बिल्कुल अलग होता है। पहल वो सिर्फ बंबैया फिल्मों में ही करती है, इसीलिए इन कमर्शियल फिल्मों को मैं यथार्थ विरोधी मानता हूं। इन्होंने दर्शकों के दिमाग में सिर्फ अवास्तविक यथार्थ की इमेज ही नहीं बिठाई है, बल्कि इन्होंने इतने बड़े संचार माध्यम की मार्फत एक अवास्तविक स्त्री की धारणा को खूब फैलाया है। नतीजा देखो, हर शहर और कस्बे का मध्यम वर्गीय छोकरा खूब कंगी वंगी करके सज धज के किसी हीरो को डुप्लीकेट करता है और सोचता है उसे देखकर कोई भी लड़की उस पर मर मिटेगी और गाना गाने लगेगी। राम सजीवन ने नवीन ढोंडियाल से कहा, अब सारा मामला बड़े क्रिटिकल जंक्शन तक पहुंच गया है। मैंने मार्क किया है, मेस में खाना खाते वक्त कभी कभी मेरी ओर जानबूझ कर देखती है, और आज दोपहर लंच में उसने अपना चम्मच जोरों से फर्श पर गिरा दिया जिससे मैं उसकी ओर देखने लगूं। दरअसल उस वक्त मैं कहीं और देख रहा था। एक रात 10 बजे पहुंचे और किसी गहरे रहस्य को प्यास की तरह परत दर परत खोल के कहा, तुमने अनीता की एक चीज पिछले 5-6 दिनों में नोट की है? वो आजकल इतना ज्यादा स्लीवलेस पहनती है कि सिर्फ बाहें ही नहीं, बगलों के नीचे का काफी हिस्सा खुला रहता है। और आज उसने जो टॉप हरे रंग का पहन रखा था, उसका गला इतना खुला हुआ था कि समझ लो मौर लड़कियां भी ऐसा दुस्साहस नहीं कर सकती। अब तुम इसे अनीता की बेशर्मी कहोगे, लेकिन ऐसा है नहीं। ये उसका एक संकेत है, उसकी बेचैनी और खींच की अभिव्यक्ति है। इतना उत्तेजक कपड़ा पहनकर, अपने शरीर को इतना खोलकर मुझसे कहना चाहती है कि मैं अपनी मौजूदा निर्णयहीनता को तोड़ूं, उससे साफ साफ बात करूं। आखिर लड़की अपने शरीर के माध्यम से ही तो मौन को भाषा में बदलती है। कल्याण कुमार दास ने कहा, यार तुम उस लड़की से जाकर सीधे सीधे बात क्यों नहीं कर लेते? जाकर उससे कह दो कि मैं आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूं। तुम खामखा यहां बैठे बैठे मकड़ जाल बुनते रहते हो। राम सजीवन आहत हुए। यही बात अनीता ने कितने अनोखे तरीके से अपने सुंदर युवा शरीर को मौन को भाषा में बदलते हुए कितने गोपन ढंग से कही थी। और वही बात कल्याण कुमार दास कितने भौंडे और फूहड़ तरीके से कह रहा है। आखिर इन पूंजीवादी समाज व्यवस्था ने जिस उपभोक्तावादी मानव समूह को पैदा किया है, वो हर चीज को एक जींस, एक कमोडिटी ही समझता है। जैसे लड़की बिकने के लिए तैयार बैठी हो और मैं एक्सचेंज की बाजारू भाषा बोलकर उसका मोल भाव कर डालूं, उसे पटा लूं। लेकिन राम सजीवन ऊपर से चुप ही रहे। उन्होंने चलते हुए कहा, हां बस एक सही समय के इंतजार में हूं यार। वैसे भाई दबे, हमारे प्रेम को तुम जैसा समझते हो वैसा है नहीं गुरु। ये एक अलग और अजब तरह का खेल है। इसका मर्म पहले घनानंद भी जानते थे। अति सुधो स्नेह को मारग है। यहां कोई कपट नहीं, कोई छिपाव नहीं। हम दोनों एक दूसरे के बिल्कुल निशंक पारदर्शी हैं।
हमारा एक दूसरे से कुछ छिपा नहीं। हाँ, रही बात आमने सामने बैठकर या खड़े होकर या लेट कर या चलते चलते बात करने की, तो वो कोई बड़ी तोप चीज नहीं है। तो बंधु प्यारे, वेट करो, देखते चलो, वो भी हो जाएगा। जो जो तुम सोचते हो सब हो जाएगा। बीच में लड़की 10 दिनों के लिए कहीं बाहर चली गई थी। उसके कमरे की पिछली खिड़की खुली रह गई। राम सजीवन अपने कमरे में लेटे लेटे या बालकनी में खड़े होकर चुपचाप उसे देखते। लड़की की पिछली खिड़की का खुला रह जाना उन्हें कई कई अर्थों से भरा हुआ लगा। आखिर अपने प्रेम के लिए जैसा फॉर्म उन्होंने चुन रखा था, उसमें भाषा के अलावा बाकी सारी चीजें भाषा थी, संकेत थी, उसमें कई कई अर्थ थे। एक शाम उन्होंने अनीता की खिड़की खुली रह जाने के बाबत शिरीष मिश्र को बतलाया तो उसने कहा, राम सजीवन जी, हमको तो ये लगने लगा है कि अब आप पगला जाएंगे। आप कुछ करेंगे धरेंगे नहीं, कोठरी में दिन रात घुसे यह सब सोचेंगे। रघु हमका बताई, बलाऊ लड़की आपको जानती बूझती भी है? जाके पूछ लें उसे कि का आपको हमारा नामो मालूम है कि नहीं। जाएं? राम सजीवन फिर आहत हुए। मर्मांतक चोट पहुंची। इतनी सीधी और निष्कपट बातें उन्हें वल्गर लगती थी। उन्हें इस आध्यात्मिक सत्य पर पिछले दिनों अच्छी तरह यकीन हो गया था कि प्रेम कभी भी इतना सघन और तीव्र हो ही नहीं सकता जब तक वो दोनों तरफ बराबर ना हो। उन्हें पूरा भरोसा था, जिस तरह उन्होंने चौकीदार धीरज सिंह नेगी से अनीता के बारे में पूछा था, वैसे ही अनीता ने जरूर उससे उनके बारे में पूछा होगा। ये विश्वास इतना दृढ़, इतना सत्य लगता था कि उसे किसी भी तरीके से वेरीफाई करने की जरूरत ही नहीं थी। और ऐसा करते हुए उन्हें एक अजीब सा डर भी लगता था, कहीं ऐसा न हुआ तो। पूंजीवादी मानवीय कलाओं का सबसे बड़ा और निर्मम शत्रु होता है। उन्होंने चालू दुनियादार ढरे का प्रेम न करके एक सुंदर रचना को गढ़ने की कोशिश की थी। यहां प्रेम का एक रिश्ता नहीं, एक कला थी, एक उत्कृष्ट मानवीय कलाकृति। लेकिन पूंजीवादी व्यवस्था का ही यह दुर्दांत प्रकोप था कि अपने निकट से निकट के दोस्त से भी वे संवाद नहीं बना पाते थे। एलियनेशन संबंधों के बीच परिचय के विध्यांचल खड़ा कर रहा था। उन्हें चेखव की ग्रीफ कहानी याद आई, जिसमें अपनी भीतर की पीड़ा को कहने के लिए नायक को कोई नहीं मिलता और आखिर में अपने घोड़े के गले से लिपट कर रोता है। राम सजीवन को कोई घोड़ा तो नहीं मिला, लेकिन उन्होंने रात में एक कविता लिखी, खुली खिड़की का अर्थ, जिसकी शुरू की पंक्तियां थी, शिरीष मिश्र, तुम ये नहीं जानते इतिहास में खुली रह गई एक अकेली खिड़की का क्या अर्थ होता है, लेकिन मैं जानता हूं। खुली खिड़की का एक भविष्य होता है जिसमें से प्रतिज्ञाओं और संकल्पों की रोशनी फूटती है, वगैरह वगैरह। एक दिन दोपहर राम सजीवन दौड़ते दौड़ते कल्याण कुमार दास के कमरे में पहुंचे। नवीन ढोंडियाल भी वहां बैठा हुआ था। राम सजीवन के चेहरे से खुशी के मजबूत और गदराए पेड़ की हरी फुनगियां बाहर निकलकर हिल रही थी। फेफड़ों में ढेर सारे गुड़हल और कनेर के फूल भरे हुए लग रहा था। लगता था जैसे वे खुशी के किसी गैस के गुब्बारे के साथ बांध दिए गए हों और उनके पैर जमीन पर पड़ते हुए जैसे कोई भार न डालते हों, बस हल्के से धरती को छूते भर हों, ऊपर ऊपर से। उन्होंने एक ही सांस में कहा, आज गजब हो गया, सब कुछ बदल चुका है। ये एक ऐसा मोड़ है जहां सारी चीजें नए सिरे से शुरू होती हैं। ढोडियाल ने कहा, क्या हुआ, क्या बातचीत हो गई? तो उन्होंने कहा, यार बातचीत को तुम लोग इतना महत्व क्यों देते हो? ये समझ लो मेरी अब तक की रीडिंग बिल्कुल सही निकली। आज मैं बस स्टॉप पर खड़ा था तो उसने कहा, Excuse me please, where the bus number 666 is gone? Okay, thank you.
मैंने कहा इट इज येट टू कम। वो मुस्कुराई, थैंक यू कहा, फिर स्टॉप पर ही खड़ी हो गई। कल्याण कुमार दास ने पूरी सहानुभूति से उन्हें देखा और पूछा, तो महोदय, इसमें आपका चिंतन कौन सा संकेत ढूंढता है? राम सजीवन फिर मर्माहत हुए। उनका चेहरा तमतमा आया और बोले, वैसे तो ये सारी बातें ही तुम लोगों के लिए फिजूल हैं, लेकिन अगर तुम सब अपने ही तर्कों के जरिए इन सारी बातों को समझना चाहते हो तो ये बताओ, उस वक्त बस स्टॉप पर कम से कम 20 और लड़के खड़े थे। अनीता ने यह सवाल मुझसे, सिर्फ मुझसे ही क्यों पूछा? इस प्रश्न का उत्तर न कल्याण कुमार दास के पास था, नहीं नवीन ढोडियाल के पास। एक दिन शाम 6 बजे के लगभग राम सजीवन ने देखा कि अनीता चांदीवाला ने अपनी बालकनी से एक कागज का टुकड़ा नीचे गिराया, उनकी ओर देखा, जरा सी ठहरी, फिर अंदर चली गई। सब समझ गए राम सजीवन बाबू। वे सीढ़ियां उतरकर नीचे पहुंचे। वहां हवा चल रही थी और हरी घास पर ढेरों कागज के टुकड़े थे, यहां वहां हर तरफ, धीरे धीरे कांपते हिलते, कुछ एकदम चुप और स्थिर, जैसे मिट्टी में अपनी जड़ें फेंक चुके हों। कौन सा है वो कागज? कैसे उसे पहचाने? क्या लिखा होगा उसमें? रात 8 बजे तक लोगों ने देखा बाबू राम सजीवन अपने कुर्ते की ओली बनाकर वहां के सारे कागजों को बीन रहे थे। वे चलने को तैयार होते, तभी कहीं और एक छोटी सी चिंदी घास के नीचे हिलती दिखाई पड़ जाती। वे उत्तेजना में कांपते उसे उठाते। उस रात 2 बज गए। उन्होंने अपने कमरे की बत्ती जलाए रखकर वहां के सारे टुकड़ों को खोल खोल कर अच्छी तरह से उलट पलट कर देखा। एक बार सबको देख चुकने के बाद उनके मन में शंका जागी और उन्होंने दोबारा उन्हें देखा। बीच में सोने की कोशिश की, लेकिन फिर एक तेज उत्तेजना, गहरी उत्सुकता और सांस रोक देने वाली व्याकुलता ने उनकी नींद उड़ा दी और वे कई कई बार एक एक कर उन्हें देखते रहे। उनके कमरे के फर्श पर, पलंग पर, चारों तरफ कागज की नन्ही नन्ही तमाम रंगों की चिंदियां बिखरी हुई थी और राम सजीवन उनके बीच बैठे हुए थे। उन्होंने पूछा, अनु, तुम्हें पता है गांव में लोग किस तरह से रहते हैं? बंजर जमीन, सूखे आसमान से लड़ते जूझते उन लोगों की हड्डियां कैसे निकल आती हैं। सामंती दमन और महाजनी शोषण का कभी न खत्म होने वाला सिलसिला कैसे उनके जीवन को कीड़े मकोड़ों से बदतर बना डालता है। अनीता की आंखें भीग गई थी। उन्होंने रजाई से अपना सर ढांपा और फूट फूट कर रोते रहे। लगभग 3 घंटे। राम सजीवन की आंखें फटी फटी और लाल रहती। लगता कि उनका लहू गालिब के मुताबिक सिर्फ रगों में दौड़ने फिरने का कायल नहीं रह गया है, बल्कि आंखों में आकर ठहर गया है। मुंह खुला रहता तो खुला रहता, दाढ़ी किसी अफ्रीकी जंगल की तरह बेतरतीब और अराजक हो चुकी थी। पतलून के पायंचों में मिट्टी और धूल लगी होती थी।
जब कोई उनसे कुछ कहता तो उसे समझने में उन्हें काफी वक्त लगता। फिर बड़ी आत्मीयता, बेफिक्री और निश्चलता से उसे अपने प्रेम के बारे में बताने लगते। उस दिन बालकनी में अनीता के साथ एक बूढ़ी महिला खड़ी थी। कत्थई बॉर्डर की सफेद साड़ी पहने, बिल्कुल बगुले के पर जैसे बाल, पतली सुनहरी कमानी का चश्मा। वो दोनों उनकी बालकनी की ओर देख रही थी। राम सजीवन ने हफ्तों बाद अपना चेहरा धोया था। पानी की ठंडक से उनका मन खिल उठा। उन्होंने दूसरा कुर्ता पहना, बालकनी में निकले, फिर आकाश की ओर देखकर मुस्कुराए। फिर नेरुदा या किसी और कवि की कोई कविता याद करनी चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों बार बार उनके दिमाग में बंकिम चंद्र की यही पंक्तियां घूमने लगती थी। शस्य श्यामलम सुजलाम सुफलाम मातरम वंदे मातरम। राम सजीवन ने इन्हीं दिनों एक लेख लिखा, समाज की आर्थिक राजनैतिक स्थिति और वर्गीय अंतर्विरोधों की विकास अवस्था। यह लेख उनके संगठन में रात में विशेष रूप से बुलाई गई बैठक में पढ़ा गया। राम सजीवन की वस्तुपरक दृष्टि और सामाजिक परिस्थितियों की वैज्ञानिक समझ की प्रशंसा की गई। उस दिन राम सजीवन विश्वविद्यालय की कैफेटेरिया में देर तक बैठे रहे। सामने कुछ मेजों को छोड़कर अनीता बैठी थी। वो अपने नोटबुक में कुछ लिख रही थी। राम सजीवन अच्छी तरह से जानते थे कि वो नोटबुक में कुछ लिख नहीं रही है, लिखने का सिर्फ अभिनय कर रही है, और वो वहां बैठी है तो सिर्फ इसलिए कि वे वहां बैठे हैं। इन दिनों सबसे बड़ा संकट यही था कि कोई उनसे उनके प्रेम के बारे में कुछ सुनना नहीं चाहता था, और उनके पास इसके अलावा और कोई दूसरा विषय नहीं था। संबंधों का लोप हो चुका था। एक कारण यह भी था कि जो कुछ भी अपने प्रेम के बारे में बताते, उसकी भाषा इतनी अलग होती थी कि उसे समझना हर किसी के लिए संभव नहीं था। उनके निकट के दोस्त भी उनसे कतराते। एक दिन नवीन ढोंडियाल ने बतलाया कि राम सजीवन रात करीब 2 बजे उसके यहां पहुंचे। उनकी आंखें चौड़ी और लाल थी, कुर्ता फटा और मैला था। आधे घंटे तक फ्रेंच जैसी किसी भाषा में बोलते रहे। बीच बीच में हकलाते थे, मुंह से लार बह रही थी। फिर देर तक हंसते रहे। नवीन ढोंडियाल, असलम अख्तर, शिरीष मिश्र और कल्याण कुमार दास, सभी लोग मिलकर राम सजीवन के कमरे में पहुंचे। निर्णय लिया गया था कि राम सजीवन ने अपने चारों तरफ जो संसार रच लिया है, उसे तोड़कर, उसे नष्ट करके ही उन्हें बचाया जा सकता है। शिरीष मिश्र ने कहा, उन्हें इंटेंस स्किज़ोफ्रेनिया है। उनके भ्रम को असलियत से टकराकर उसे तोड़ना पड़ेगा। हम कोई दया नहीं करेंगे, बी वेयर ऑफ पिटी, असलम ने नारा दिया। राम सजीवन अपने कमरे में ही थे, रजाई में घुसे हुए। शिरीष मिश्र ने बात शुरू की। देखिए सजीवन बाबू, सच्चाई तो ये है कि वो लड़की अभी आपका नामो नहीं जानती, और ना ही उसे पता है कि आप उसे प्यार कर रहे हैं मजनू की नाई। और यह भी सच है, आप बिना कुछ किए सोचते ही सोचते पागल हुए जा रहे हैं। चलिए हमारे साथ, हम आपको अनीता चांदीवाला से मिलवा देते हैं। लेकिन सजीवन बाबू, ये बात आप अच्छी तरह से जान लीजिए कि जौन वर्ग की वो लड़की है, वो वर्ग में रहुआ की हालत चपरसियों से भी गई गुजरी है। रहुआ को पता है ही नहीं, वो लड़की का बाप कीनिया में फैक्ट्री चला रहा है। अनीता चांदीवाला कैम्ब्रिज में पढ़ के यहाँ आई हुई है। आप हाथ मुंह धोइए, अच्छे कपड़े लत्ते पहनिए, दाढ़ी दूढ़ी बनाइए और कायदे से रहिए। जब ऐसी लड़की से प्यार किया है तो जरा उसके माफिक बनिए, और नहीं बन सकते हैं तो फौरन अपनी दुनिया में लौट आइए।
आंख को खोलिए, धूप को देखिए। वो लड़की किसी और संसार की है, आप किसी और दुनिया के वासी हैं गुरुदेव। आप जो वर्ग वर्ग करते रहते हैं कोई ख्याली पुलाव नहीं, एक ठोस सच्चाई इसे जानिए। वर्गीय अंतर विरोधों में सिर्फ संघर्ष ही नहीं होता, कविताएं ही नहीं लिखी जाती, जुलूस और नारे ही नहीं लगते, प्यार व्यार जैसी कई चीजें उनके हाथों मारी जाती हैं। राम सजीवन जी होश में आइए, आप होश में नहीं आएंगे तो पागल हो जाएंगे। वे सब बारी बारी से एक एक कर बोलते रहे। ये पहले से तैयार कर लिया गया एक क्रूर निर्मम नाटक था। राम सजीवन निष्पन्न पड़े रहे, फिर जोर जोर से गाने लगे। उनकी आंख से आंसू बह रहे थे। लोगों ने बाद में जाना कि यह गीता का दूसरा अध्याय था। आश्चर्य यह था कि बाबू राम सजीवन को याद था पूरा का पूरा। एक दिन हॉस्टल के वार्डन ने कल्याण कुमार दास और नवीन ढोडियाल को बुलाया। वार्डन सतगोपाल ने उनके सामने एक अंतर्देशीय पत्र रखा और कहा, इसे पढ़िए आप लोग और बताइए क्या किया जाए। वो प्रेम पत्र था जिसे बाबू राम सजीवन ने लिखा था और उसे कमरा नंबर 316 के पते पर पोस्ट कर दिया था। पत्र 2 भाषाओं में था, अंग्रेजी में भी, हिंदी में भी। उसमें जीवनानंद दास, लोरका, नेरुदा और टैगोर की पंक्तियां थी। अपने हृदय के गहरे प्रेम का मर्मांतक और विदारक वर्णन था। कल्याण कुमार दास को वो पत्र किसी उत्कृष्ट क्लासिक का एक अंश लगा। वार्डन सतगोपाल ने कहा, वो लड़की बहुत डर गई है, उसने सिक्योरिटी प्रोटेक्शन की मांग की है। आज सुबह उसे पत्र मिला, पहले तो उसे पता ही नहीं चला किसने लिखा है। फिर चौकीदार धीरज सिंह नेगी से पूछा, राम सजीवन ने अपना नाम और पता साफ लिख रखा है। नवीन ढोडियाल ने पूछा, कुछ लड़की ने क्या कहा? तो वार्डन ने बतलाया कि वो बहुत डर गई है। कह रही थी कि कुछ दिनों से उसे ऐसा जरूर लगने लगा था कि एक पागल सा आदमी लगातार उसे घूरता रहता है। उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया। अब बात दूसरी है, आप लोग कुछ सूझिए। मैंने फिलहाल उसे समझा दिया है, लेकिन अच्छा होगा आप लोग राम सजीवन को कुछ दिनों के लिए उनके गांव भेज दें। यहां से बाहर रहेंगे, हवा बदलेगी तो शायद ठीक हो जाए। रात की गाड़ी से जबरन राम सजीवन को उनके गांव भेज दिया गया। सभी लोग उनके साथ स्टेशन तक गए। असलम अख्तर को तो उनके साथ साथ गांव तक भेजा गया। वो तीसरे दिन उन्हें पहुंचाकर लौटा। बाबू राम सजीवन का कमरा उस हॉस्टल से बदलकर एक ऐसे हॉस्टल में कर दिया गया जहां सिर्फ लड़के रहते थे। उनकी गैर मौजूदगी में उनका सारा सामान पहले वाले कमरे से निकालकर नए वाले कमरे में कर दिया गया। कुछ दिनों बाद वार्डन ने फिर कल्याण कुमार दास और नवीन ढोडियाल को बुलाया और उनके सामने अंतर्देशीय पत्रों का एक पुलिंदा रख दिया। सभी पत्र गांव से राम सजीवन अनीता चांदीवाला को लिखे थे। अनीता चांदीवाला उन पत्रों को खोली भी नहीं थी और उसे चौकीदार धीरज सिंह नेगी के हाथों वार्डन के पास भेज दी थी। सभी पत्र मेज पर रखे हुए थे। धीरे धीरे कांपते, बिल्कुल बंद। उन्हें किसी ने खोला भी नहीं था। कल्याण कुमार दास ने उन्हें उठाकर अपने झोले के भीतर डाल दिया, जिसके भीतर भी गहरा अंधेरा था। राम सजीवन फिर लौट आए हैं। 1 साल तक गांव में रहने के बाद अनीता चांदीवाला रिसर्च खत्म करके कीनिया जा चुकी है। कल्याण कुमार दास एक अखबार में उपसंपादक हो गया है। नवीन ढोडियाल को गुवाहाटी के किसी चाय बागान में अच्छी नौकरी मिल गई है।
राम सजीवन को पूरा यकीन है कि अनीता चांदीवाला अभी भी यहीं विश्वविद्यालय में है। वो उन्हें देख रही है। वो किसी अदृश्य इम्तिहान में से गुजर रहे हैं। राम सजीवन अभी भी समाज की वस्तुगत परिस्थितियों, दर्शन की भौतिकवादी परंपराओं और वर्गीय अंतर्विरोधों पर कभी कभी लेख आदि लिखते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी कहानी राम सजीवन की प्रेम कथा। लेखक श्री उदय प्रकाश। कोई भूल चूक हुई तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मिलता हूं अगली कहानी में। तब तक के लिए पुनः नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।